फास्ट है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल तक हम लोग देखे थे पिछले क्लास में वेपर प्रेशर के बारे में, वाष्प दाब किसे कहते हैं और उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब हम लोग वाष्प दाब के बारे में ही और थोड़ी सी बातों की जानकारी लेते हैं। उसके बाद फिर राउल्ट का नियम देखेंगे। उसके बाद तब फिर जाकर के जो है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में कमी या अवनमन। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसको कहते हैं? तो कहता है कि जब किसी शुद्ध घोलक या विलायक में किसी घुल्ले को घुलाया जाता है तब उसके वाष्प दाब घट जाते हैं या घट जाते हैं। अतः वाष्प दाब घटने की इस प्रक्रिया को वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। मतलब किसी भी शुद्ध घोलक में जब हम लोग घुल्ले को घुलाते हैं, तो जैसे मान लें पानी में चीनी को घुलाएंगे, तो पानी में चीनी को घुलाएंगे तो पानी का, शुद्ध पानी का अपना कुछ वाष्प दाब होगा। अब जैसे उसमें चीनी घुलाए तो कहता है उसके वाष्प दाब जो है जितना था पहले उतना नहीं रहेगा, उसका वाष्प दाब कुछ घटेगा। तो वाष्प दाब जो कुछ घटता है, इस घटने की प्रक्रिया को या घटने की घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे? वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। गणितीय रूप में, मैथमेटिकली, किसी शुद्ध घोलक के वाष्प दाब तथा घुल्ले को मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब के अंतर को
वाष्प दाब में अवनमन के रूप में जाना जाता है। मतलब मैथमेटिकली इसको अर्थात वाष्प दाब में अवनमन बराबर शुद्ध घोलक का वाष्प दाब माइनस घुल्ली को मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। दोनों का जो अंतर होगा, मतलब जैसे शुद्ध जल का वाष्प दाब अपना कुछ होगा, शुद्ध घोलक हो गया, अब उसके बाद चीनी को मिलाए, जो शरबत बना उस शरबत का अपना वाष्प दाब होगा। उस वाष्प दाब दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो अंतर निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दोनों रूप से, ये सैद्धांतिक रूप से परिभाषा है और ये मैथमेटिकली है। हम लोग मैथमेटिकली लेके आगे बढ़ेंगे। सैद्धांतिक रूप से जान ही गए कि किसी भी घोलक या विलायक में जब हम जाके किसी घुल्ली को मिलाते हैं तो घुल्ली को मिलाने के बाद उसका जो है कि वाष्प दाब जितना पहले होता था उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो कम जब होगा तो इस घटने की जो प्रक्रिया होगी उसको कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। अब जो है मैथमेटिकली कहता वाष्प दाब में अवनमन का जो मान होगा वो शुद्ध घोलक के वाष्प दाब और घुल्ली को मिलाने के बाद विलयन का जो वाष्प दाब होगा उस दोनों के अंतर के बराबर होगा वाष्प दाब में अवनमन। समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में देखते हैं। माना कि शुद्ध घोलक का वाष्प दाब बराबर P0A, घुल्ली को मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब बराबर P अथवा PS। अब जाकर के इसलिए परिभाषा अनुसार वाष्प दाब में अवनमन बराबर P0A माइनस P अथवा PS। और इसको हम लोग दर्शाते हैं डेल्टा P। तो डेल्टा P बराबर हो गया P0A माइनस P अथवा PS। ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन का परिभाषा, फॉर्मूला। अब वाष्प दाब में अवनमन का मात्रक जो होगा, यूनिट दाब के मात्रक के बराबर होता है।
दाब का जितना मात्रक होगा, क्योंकि ये भी दाब है ये भी दाब है, तो दोनों का जो भी मात्रक होगा सेम मात्रक हम रख करके और दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसका भी मात्रक वही होगा। अर्थात दाब का जो मात्रक है उसी पर निर्भर करेगा वाष्प दाब में अवनमन का मात्रक। यदि यहाँ एटीएम होगा, ये भी एटीएम है, जैसे 5 एटीएम है, यहाँ 2 एटीएम है, तो 5 माइनस 2 तो 3 एटीएम हो जाएगा डेल्टा पी का मान। यदि ये मिलीमीटर में है 760 मिलीमीटर, ये 756 मिलीमीटर है, तो माइनस करेंगे तो 4 मिलीमीटर होगा। तो जिस यूनिट में रहेगा उस यूनिट में यहाँ पर हमको इसका जो यूनिट होगा वही यूनिट डेल्टा पी का भी होगा। अर्थात वाष्प दाब में अवनमन का अलग से कोई मात्रक नहीं होता, जो भी मात्रक होता है वो दाब के मात्रक पर ही निर्भर करता है। दाब का मात्रक जो भी होगा वही वाष्प दाब में अवनमन का मात्रक होगा, यहां पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यह था वाष्प दाब में अवनमन का परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसको कहते हैं? तो कहता है किसी घोलक के प्रति इकाई वाष्प दाब पर विलयन के वाष्प दाब में जितना अवनमन होता है उसे उस विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। कह रहा है कि माना शुद्ध घोलक का वाष्प दाब P0 A है, तो अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले देखे हैं वाष्प दाब में अवनमन कितना होगा। डेल्टा P होगा। जस्ट अभी देखे कि वाष्प दाब में शुद्ध घोलक का वाष्प दाब कितना माने P0 A। अब P0 A है तो वाष्प दाब में अवनमन कितना आया था अभी जस्ट हम लोग देखे डेल्टा P का मान है। अब यहां पर इसलिए शुद्ध घोलक का वाष्प दाब 1 हो तो वाष्प दाब में अवनमन कितना हो जाएगा? डेल्टा P बाय P0 A होगा कि नहीं?
परिभाषा यही कह रहा है। और परिभाषा यही से देखिए बनता है कि किसी घोलक के प्रति इकाई वाष्प दाब, प्रति इकाई मतलब शुद्ध घोलक का वाष्प दाब कितना हो जाए, 1 हो जाए। प्रति इकाई का मतलब वाष्प दाब कितना हो रहा है, 1। उस पर विलयन के वाष्प दाब में जितना अवनमन होगा, तो जितना अवनमन कितना हुआ, डेल्टा P बाय P नॉट A, उसे उस विलयन का क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। एक था वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P, ये अलग चीज है, दोनों का अंतर होगा वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन घोलक के प्रति इकाई वाष्प दाब, जो भी घोलक हम लेके चले हैं उसके प्रति इकाई वाष्प दाब पर घोल का जो वाष्प दाब में जितना अवनमन होगा, जितना कमी होगा, जितना घटेगा, वही क्या कहलाएगा, उसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसलिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर हो गया डेल्टा P नॉट A। और डेल्टा P बराबर हम लोग देख चुके हैं P नॉट A माइनस P अथवा PS अब बाय P नॉट A। तो ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान या का कोई मात्रक नहीं होता है। यूनिटलेस है, कोई मात्रक नहीं है। क्योंकि यहां यदि एटीएम है, यहां भी एटीएम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिटलेस हो जाएगा, कोई यूनिट होता ही नहीं है। इसका मात्रक होता है, जो हम लोग पीछे लिखा चुके कि वाष्प दाब में जो अवनमन है उसका मात्रक दाब के मात्रक के बराबर होगा। लेकिन वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो है, अंतर है। हम लोग इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो ये है किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध घोलक के वाष्प दाब के अनुपात को भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। मतलब फॉर्मूला से परिभाषा बना, पहले हम लोग परिभाषा से फॉर्मूला तैयार किए और यहां है फॉर्मूला से परिभाषा। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहां जो है डेल्टा P क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। अब P नॉट A क्या है, ये शुद्ध घोलक का वाष्प दाब है। तो दोनों का जो अनुपात होगा, इस अनुपात को ही तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वही चीज यहां बोला गया, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध घोलक के वाष्प दाब का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, उस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कह सकते हैं। तो मतलब मेन परिभाषा तो ये हुआ। अब ये हो गया साइड से परिभाषा, किसी को हम लोग फॉर्मूला को परिभाषा के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो यहां पर हम लोग उसके रेशियो के रूप में दिखला दिया। समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक दो चीज देखे अभी तक। एक देखे वाष्प दाब में अवनमन,
दूसरा देखे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो दोनों को अलग अलग चीज है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। सवाल जो भी पूछे, जैसे मान लीजिए वहां पर 2 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछता है कि वाष्प दाब में अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो पहले वाला परिभाषा लिखेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं, तो ये लिखेंगे हम लोग, और यहाँ फॉर्मूला तक हम लोग दिखा देंगे। नीचे तक लिख दे तो सो मच सो गुड, और अच्छी बात है, तो यहाँ पर हमको इतना दूर तक हम इसको दर्शा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, यही परिभाषा ही दे देगा, कहेगा उसको डैश कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक लेते हैं, 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 800 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, तो किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर उसका वाष्प प्राप्त विलयन का वाष्प दाब mm of Hg होता है। अब ए नंबर, वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करें। बी नंबर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करें। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक है वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करना है और दूसरा ज्ञात करना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करना है। तो हमको यहां पर दिया क्या है, 298 केल्विन। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं, टेम्परेचर कितना है नहीं है उससे कोई मतलब हमको नहीं है। अब टेम्परेचर के अलावा यहां पर जाकर जो है हमको जल का वाष्प दाब दिया हुआ है, मतलब जब इतना ताप पर जल को अकेले रखते हैं तो उसका वाष्प दाब कितना है, 800 मिलीमीटर ऑफ Hg। और जल क्या यहाँ पर है, घोलक है, विलायक है, जल में कोई चीज को घुला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है, गिवन दैट P0A बराबर 800 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय को मिला दिए, विलेय मतलब घुल्ली, किसी घुल्ली को घुला दिए, चीनी घुला दिए, नमक घुला दिए, जो भी घुलाना है घुला दिए। उसके बाद उस जो विलयन प्राप्त हुआ उसका वाष्प दाब 756 है। तो विलयन का वाष्प दाब अभी माने थे हम लोग P अथवा PS, तो 756 mm ऑफ Hg है। तो कहता है कि वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करें। वाष्प दाब में अवनमन,
और वाष्प दाब में अवनमन का सिंबल हम लोग देखे थे डेल्टा पी। इतना बराबर फॉर्मूला देखे थे पी नॉट ए माइनस पी। तो पी नॉट ए कितना है भाई 800 है माइनस 756 mm ऑफ एच जी, तो हो गया 44 mm ऑफ एच जी। एक आंसर हो गया। अब दूसरा यहां पर कह रहा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो डेल्टा पी बाय पी नॉट ए, तो डेल्टा पी निकल चुका है 44 बटे 800। अब ये भी mm ऑफ एच जी है और ये भी mm ऑफ एच जी है, तो मात्रक तो कट जाएगा। मात्रक कट गया। अब बचा इधर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंचे 40, उसके बाद फिर 4 बचा 5.5 गुना 10 पर पावर माइनस 2 mm, तो यूनिट तो खत्म हो गया, बस इतना ही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसमें कोई मात्रक नहीं है और इसमें मात्रक है mm ऑफ एच जी। तो जब हमको इस टाइम का सवाल देता है तो ये ऑब्जेक्टिव से भी पूछ सकता है कि 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 800 mm ऑफ एच जी है और उसमें कोई घुल्ली को घुलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब 756 mm ऑफ एच जी होता है, तो वाष्प दाब में अवनमन कितना होगा, कितना वाष्प दाब कमेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया 800 में 756 घट गया तो 44 mm ऑफ एच जी हो गया। और उसके बाद फिर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कितना हो गया, तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी बाय पी नॉट ए देख लिए, तो 44 बटे 800, तो ये जाकर के हमको 5.5 गुना 10 पर पावर माइनस 2, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, तो ये दोनों चीज हमको ज्ञात हो चुका। किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सवाल है। यहाँ पर इस ढंग का यदि छोटा सा सवाल आता है तो उसको हम बना सकते हैं। वाष्प दाब में अवनमन किसको कहते हैं और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसको कहते हैं, ये दोनों चीज हमको मालूम हो गया। ये था वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब हम लोग देखते हैं राउल्ट का नियम। एक आध बैच वाला इस टॉपिक को पढ़ लिए होंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका रिपीट होगा। फिर जस्ट हम लोग एक आध टॉपिक के बाद जो सुबह वाला बैच होगा 6 बजे वाला, तो लोग को थोड़ा पढ़ा हुआ टॉपिक होगा, तो बस राउल्ट का नियम और आइडियल सॉल्यूशन तक, उसके बाद फिर हम लोग को नया टॉपिक मिलेगा। तो पहले तत्कालिक हम लोग जो सब पीछे से हैं तो वो लोग यहाँ से देख ले कि राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम किसको कहते हैं। तो राउल्ट का नियम कहता है, यहाँ पर सपोज कीजिए एक बर्तन लेते हैं, ए इसमें डाले और बी डाले। ए क्या है, सॉल्वेंट है, घोलक। अब बी क्या है, सॉल्यूट। अब ये दोनों को मिलाएंगे। जब अकेले था ए, अकेले था बी, तो यहां पर इसका अपना वाष्प दाब होगा, जिसको शुद्ध बोले थे हम लोग कि शुद्ध घोलक का वाष्प दाब पी नॉट ए। उसी प्रकार से इसका शुद्ध घोलक का वाष्प, शुद्ध गुल्ली का वाष्प दाब होगा क्या, पी नॉट बी, शुद्ध अवस्था में। अब यहां पर जब दोनों मिला करके सॉल्यूशन तैयार कर लिए, विलयन तैयार हो गया घुला करके, तो यहां ये दोनों मिल करके अपना कुछ दाब लगा रहा होगा, वाष्प दाब। अकेले अकेले लगा रहा था इतना इतना,
अक्सर होता है कि हम लोग को पर्सनली अपना जो है अलग शरीर में ताकत है, एनर्जी है, कि अकेले हम बहुत बड़ा पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन जब कंबाइंड में काम करते हैं तो जितना फोर्स मेरे पास ताकत है हो सकता है उतना हम लगा दें, या हो सकता है कुछ लोग उससे कम बल लगावे। तो जो भी लगावे यहां आकर के अपना कुछ, ये सामूहिक रूप से बल लगाया जा रहा है, और यहां क्या हो रहा है, अकेले अकेले लगाया जा रहा है। तो कहता है यहां पर जो बल लगाया जा रहा है, अब उसमें शर्त ये भी है, दो कंडीशन लगा हुआ है यहां पर। एक तो दोनों वाष्पशील हो, ए और बी दोनों वाष्प के रूप में उड़ सकता है, वेपराइज हो सकता है, वाष्पीकृत हो सकता है। तो यदि वाष्पीकृत होने की क्षमता होगा दोनों का, घोलक और घुल्ली दोनों का, तो वैसे कंडीशन में ये भी अपना वाष्प छोड़ेगा, ये भी अपना वाष्प बनाएगा, दोनों वाष्प मिलकर के जो दाब लगाएगा, इसका अपना दाब होगा, इसका अपना दाब होगा, वो दोनों दाब मिलकर के पूरे सॉल्यूशन के दाब के बराबर होगा। उसको कहते हैं राउल्ट का नियम। मतलब सॉल्यूशन का जो दाब होगा P, वो बराबर होगा PA प्लस PB का। जस्ट आगे लिखा रहे हैं, पहला नियम कह रहा है कि जब दोनों वाष्पशील रहेगा, मतलब यहां P अपना, A अपना दाब लगा रहा है PA, B अपना दाब लगा रहा है PB, तो दोनों का योग जो है विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। ये केस 1 कह रहा है। कब? जब दोनों वाष्पशील रहेगा तब। और जब दोनों वाष्पशील नहीं है, जैसे नमक और पानी का घोल है, तो नमक और पानी के घोल में हम क्या देखते हैं कि पानी तो वाष्प के रूप में उड़ सकता है, लेकिन नमक वाष्प के रूप में नहीं, नमक वहीं जमा हुआ रह जाएगा। चीनी पानी का घोल देते हैं तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन चीनी क्या होता है, वहां पर मेरा बचा हुआ रह जाता है। तो इस ढंग का जो भी विलयन होगा जिसमें एक ही पदार्थ वाष्पशील हो, तो उसमें जो P होगा सिर्फ घोलक के वाष्प दाब के बराबर होगा। एक नियम ये है, दूसरा नियम, यहां दोनों वाष्पशील है, यहां एक वाष्पशील है सिर्फ घोलक। तो इस दोनों नियम को हम लोग, दोनों कंडीशन को हम लोग यहां देख रहे हैं एक एक करके। चलिए समझिए। अब यहां पर देखिए केस 1, जब घोलक तथा घुल्य दोनों वाष्पशील हो, वैसे विलयन जिसमें उपस्थित घोलक तथा घुल्य दोनों वाष्पशील हो, तब निश्चित तापक्रम पर टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया, निश्चित तापक्रम पर उपस्थित घोलक का, घोलक तथा घुल्य का उस विलयन में वाष्प दाब, विलयन में रह करके का योग विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है, इसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। कंडीशन आया कि जिसमें घोलक और घुल्य दोनों क्या है, वाष्पशील है, या कहीं उड़नशील लिखा रहता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वोलाटाइल।
तो वाष्पशील है, उड़नशील है या वोलाटाइल है, तब दोनों घोलक और घुल्ली का जो उस विलयन में वाष्प दाब अपना जो लगा रहा है उसका योग उस विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब बराबर जो घोलक होगा उसका वाष्प दाब प्लस घुल्य का वाष्प दाब माना कि विलयन में घोलक का वाष्प दाब बराबर Pa, विलयन में घुल्ली का वाष्प दाब बराबर Pb तथा विलयन का वाष्प दाब बराबर P अथवा Ps, तो P और Ps बराबर हो जाएगा Pa प्लस Pb के बराबर होगा। यही है राउल्ट का नियम कि यहां पर दोनों का विलयन में जो है ये अपना A लगा, घोलक लगा रहा है Pa, घुल्ली दाब लगा रहा है Pb। अब पूरे विलयन का वाष्प दाब P है तो कहता है P अथवा Ps जो है Pa प्लस Pb के बराबर है, जो 11th में डाल्टन के आंशिक दाब के नियम 11th में जो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब गैसियस सब्सटेंस के लिए आया था। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम उसी नियम को फॉलो करता है। उसमें भी कहा गया था कि कोई भी मिश्रण लेते हैं तो मिश्रण का जो वाष्प दाब होता है गैसीय मिश्रण का, उसमें जितना गैस लेंगे सबका दाब, सबका जो अपना अपना आंशिक दाब है, यहाँ वाष्प दाब है वहाँ क्या है आंशिक दाब है, उस आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो सेम टू सेम जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है वही यहाँ पर राउल्ट का वाष्प दाब का नियम है। ठीक है, समझ गए होंगे एकदम, कोई एकदम सिंपल नियम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि विलयन का जो अपना वाष्प दाब होगा घोलक के वाष्प दाब और घुल्ली के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। तो घोलक का वाष्प दाब Pa और घुल्ली का वाष्प दाब Pb, दोनों को जोड़ेंगे तो P के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी में और कंडीशन लगाया गया है। केस 1 में ही उसको देखें, थोड़ा सा फॉर्मूला को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कहता है निश्चित तापक्रम पर विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब का मान शुद्ध अवस्था में उस पदार्थ का वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर
होता है। माना कि शुद्ध अवस्था में कुछ नहीं करना, छोड़ो। शुद्ध अवस्था में घोलक का वाष्प दाब बराबर P0A घुल्ले का वाष्प दाब P0B घोलक का विलयन में मोल प्रभाज बराबर XA घुल्ले का विलयन में मोल प्रभाज बराबर XB। तो उपरोक्त कथनानुसार जो यहां पर हम लोग कहे, उपरोक्त कथनानुसार जो ऊपर कह रहे हैं कि निश्चित तापक्रम पर विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब, जो किसी अवयव का वाष्प दाब हम लोग देख चुके हैं, जैसे घोलक का वाष्प दाब हम लोग देखे हैं, विलयन में घोलक का वाष्प दाब, ये तो शुद्ध अवस्था में है, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं PA। तो PA बराबर जो होगा इसके शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा और उसका मोल प्रभाज दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। वहां पर क्या लिखे कि शुद्ध अवस्था में उस पदार्थ का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ घोलक लिए हैं ना, तो विलयन में घोलक का वाष्प दाब, तो घोलक जब लिए हैं तो घोलक के लिए यहाँ पर PA लिए, तो PA का मान जो है इसके दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। और विलयन में घुल्य का वाष्प दाब जो हो जाएगा PB बराबर P0B इंटू XB। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, P अथवा PS बराबर हो जाएगा, PA के जगह पर लिखेंगे P0A इंटू XA और इसके जगह पर लिखेंगे P0B इंटू XB। ये समीकरण 2 है। परंतु हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1, इसलिए XA इक्वल टू 1 माइनस XB। तो यहाँ पे XA के जगह पर 1 माइनस XB लिख सकते हैं। P अथवा PS बराबर P0A इंटू 1 माइनस XB प्लस P0B इंटू XB। इतना भी लिख सकते हैं। तो ये है राउल्ट का पहला नियम। फिर से एक बार समझ लें कि हम लोग वहां पर देखे थे पहला समीकरण में कि P अथवा PS बराबर PA प्लस PB। अब PA PB का मान जो हम यहां से निकाल रहे हैं इस पॉइंट से कि निश्चित तापक्रम पर विलयन में किसी अवयव का जो वाष्प दाब का मान होगा वो शुद्ध अवस्था में जो ये वाष्प दाब है और उसका मोल प्रभाज दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। फिर उसी प्रकार इसका जो शुद्ध अवस्था में होगा इसका मोल प्रभाज दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। PA और PB का मान और उसको यहाँ रखे तो ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देखें XA प्लस XB इक्वल टू 1 है, तो XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB
अब यहां पर इसकी जगह पर हम रख दिए P अथवा PS इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस XB, इतना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम XA मालूम नहीं है, खाली XB मालूम है, तो उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। सवाल जो बनाना होगा हम बना सकते हैं। तो ये था राउल्ट का पहला नियम, केस 1। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे राउल्ट का दूसरा नियम। उसके बाद तो फिर हम लोग कुछ सवाल को देखेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।